दोस्तों, ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसे हम डेली लाइफ में महसूस करते हैं। पर आपको पता है ये बिग बैंग में हुए धमाके के ठीक बाद बनी थी, और अगर ये ना बनी होती तो शायद आज हमारा ये यूनिवर्स जो दिखाई देता है वो नहीं होता, और ना ही जीवन की संभावनाएं होती। पर ये ग्रेविटी होती क्या है और ये काम क्या करती है, और सबसे जरूरी, न्यूटन जिन्हें फादर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, उन्होंने हमें कभी ग्रेविटी के बारे में बताया ही नहीं। और कई वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि ग्रेविटी एक इल्यूजन है, आइए समझते हैं। जब भी बात ग्रेविटी की आती है तो सबसे पहला नाम आइजैक न्यूटन का आता है, क्योंकि उन्होंने ही ग्रेविटी की खोज की थी। पर उनसे भी पहले भी कई वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी की गणना की थी, लेकिन जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की तब उन्होंने इसे एविडेंस के साथ बताया कि कैसे चांद पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता या पृथ्वी सूरज के ऊपर क्यों नहीं गिरती, सोलर सिस्टम में ग्रेविटी कैसे काम करती है। पर यह सारी इक्वेशन एक छोटी सी कहानी से शुरू होती है। आइजैक न्यूटन प्लेग हुआ की महामारी से बचने के लिए यूनिवर्सिटी से अपने घर आए थे। एक दिन वो अपने गार्डन में बैठे थे और अचानक से उन्होंने एक एप्पल को देखकर एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि एप्पल हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरता है। इसी एक इंसिडेंट की वजह से ग्रेविटी की खोज हो पाई। उन्होंने बताया कि एक फोर्स पृथ्वी की ओर चीजों को आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पर यह ग्रेविटी सिर्फ पृथ्वी या किसी बड़े मास के प्लेनेट में ही नहीं होती, बल्कि ग्रेविटी दुनिया में मौजूद हर चीज में होती है। अब आपका सवाल होगा कि अगर हमारे अंदर भी ग्रेविटी मौजूद है तो हमें हमारी ग्रेविटी महसूस क्यों नहीं होती, या फिर हम पृथ्वी की ही तरह चीजों को आकर्षित क्यों नहीं करते। क्योंकि ग्रेविटी मास पर ही डिपेंड करती है। मास को आप समझने के लिए वजन कह सकते हैं। जितना ज्यादा भारी वजन होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी भी होगी। जैसे अर्थ के मास से चीजें अट्रैक्ट हो पाती हैं। 1687 में न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम दिया। इसके बाद सभी ये कह पाए कि दो चीजों के खिंचाव के बीच के बल को ग्रेविटी कहा जाता है। पर यह खिंचाव होता ही क्यों है, यानी हर चीज एक बड़े मास वाले प्लेनेट की ओर क्यों खिंचती है। दोस्तों, किसी भी चीज को धरती पर गिरने में ग्रेविटी की वजह से वक्त लगता है, और न्यूटन की इक्वेशन की मदद से किसी भी चीज के गिरने का वक्त जान सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऊंची जगह पर खड़े हैं, और अगर आपको ये जानना है कि नीचे कितनी गहराई है तो आप कोई भी पत्थर लेके नीचे की तरफ छोड़ दें। जितना वक्त उस पत्थर को नीचे गिरने में लगेगा उस टाइम को नोट कर लें और उस टाइम का स्क्वायर यानी उसको मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए उस पत्थर को नीचे गिरने में 5 सेकंड लगे तो उसका स्क्वायर 5 × 5 हुआ, जिसका आंसर होगा 25। इसमें लास्ट में एक 0 ऐड कर दीजिए। उस ऊंची जगह से नीचे तक की गहराई 250 मीटर होगी। आपको बिना किसी मेजरिंग के उसकी गहराई का पता चल गया। लेकिन दोस्तों, ये ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि कैलकुलेशन है, रीजनिंग नहीं है। क्योंकि न्यूटन ने हमें ये बताया था कि ग्रेविटी गिनते कैसे हैं, और ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में काम कर रही है। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि ग्रेविटी आती कहां से है। दोस्तों, बहुत टाइम से यह सवाल लोगों में बना हुआ था कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं। सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि हर चीज वापस उसी जगह पर पहुंचना चाहती है जहां से वो आई है। जैसे ठोस चीजें, उनका संबंध धरती से है तो वो धरती पर गिरती हैं। पानी का संबंध समुद्र से है तो वो पहाड़ों से, झरनों, नदियों से होते हुए उसी में मिल जाता है। और गैसेस जैसे भाप या धुआं, उनका संबंध एटमॉस्फेयर से है तो वो ऊपर उठकर एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। ये सब बातें लोगों को कई सदी तक उनके सवालों के जवाब दे रही थी। पर 17वीं सदी में पहली बार न्यूटन ने वैज्ञानिक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल के होने पर पक्की मोहर लगा दी और लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की, जो अभी पीछे मैंने आपको समझाया था। उनकी खोज ने बहुत से सवालों को हल कर दिया था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि ये फोर्स पैदा कैसे होती है। साथ ही ये एक ही रेट से सभी चीजों को एक्सेलरेट करती है, भले ही उनका वजन कम हो या ज्यादा। धरती पर जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन 9.8 प्रति स्क्वायर है, यानी एक 100 किलो और 1 किलो के ऑब्जेक्ट को एक ही ऊंची जगह से छोड़ा जाए तो वो एक ही रेट से एक्सेलरेट करेंगे और एक साथ ही जमीन पर गिरेंगे। पर एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी धरती पर यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से गिरते हुए ऑब्जेक्ट पर हवा का दबाव लगता है, जिस वजह से हल्की चीजें जमीन पर देर से गिरती हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में किया जाए तो हल्की और भारी चीजें एक साथ जमीन पर गिरेंगी। अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट ने यह एक्सपेरिमेंट मून पर किया था। अब क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो हल्की और भारी चीजें दोनों एक साथ जमीन पर गिरी। लेकिन इसके बावजूद न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स के मोशन को सटीक बता रहे थे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल से अभी समझा। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि कोई चीज जिसका मास होता है वो स्पेस में दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि वो स्पेस टाइम को ही मोड़ देती है। इसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी से ही समझते हैं। एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑफिस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्योंकि उनका ऑफिस काफी ऊंचाई पर था
और उसके शीशे की सफाई चल रही थी। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट से सोचा कि अगर बिल्डिंग के शीशे को साफ करने वाला नीचे गिर जाए तो वो कुछ टाइम तक, जब तक कि वो नीचे जमीन तक नहीं पहुंचता, अपने आप को वेटलेस कंडीशन में महसूस करेगा। ये जो वेटलेसनेस फील कर रहा है स्पेसशिप में मौजूद किसी एस्ट्रोनॉट की वेटलेस कंडीशन से कैसे अलग है? आखिर दोनों की कंडीशन में क्या फर्क है? अगर ध्यान से देखा जाए तो वो भी वेटलेस कंडीशन में है, पर धरती पर किसी ऊंची जगह से गिर रहा इंसान मोशन में है और वो 9.8 प्रति स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर ग्रेविटी एक फोर्स है तो उसे महसूस होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे आप अपनी कार या बाइक को एकदम से स्पीड अप करते हैं तो आपको एक बैकवर्ड पुश महसूस होता है। इसकी वजह है इनर्शिया। पर वो इंसान जो हवा में है वो वेटलेस कंडीशन में है और कोई फोर्स उस पर काम कर रही है, पर उसे कोई भी फोर्स महसूस नहीं हो रही है। तो इसकी क्या वजह है? दोस्तों, मोशन को जब जब डिफाइन किया जाता है तो मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। बिल्डिंग से गिरते इंसान को अगर बिल्डिंग के अंदर के लोग देखेंगे तो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से गिरने वाला इंसान मोशन में है, जबकि वो लोग रुके हुए हैं। लेकिन गिरने वाले इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो रुका हुआ है और बिल्डिंग मोशन में है। तो आखिर कौन सही है? कमेंट में जरूर बताएं। खैर, हम इसे समझने के लिए स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट को 9.8 प्रति स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं। अगर ऐसा किया गया तो वह एस्ट्रोनॉट ठीक उसी तरह से ग्रेविटी को महसूस करेगा जैसा हम धरती पर करते हैं। इसका जवाब तो यही निकल के आता है कि गिरने वाला इंसान एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, बल्कि धरती की जमीन लगातार एक्सेलरेट कर रही है। पर सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि धरती कोई एक्सेलरेशन से फूल रहा गुब्बारा तो है नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि बिल्डिंग से गिर रहे इंसान और स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट की कंडीशन में कोई फर्क नहीं है। दोनों पर ही कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे अट्रैक्टिव फोर्स की तरह बताया जाता है असल में वो है ही नहीं। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इल्यूजन है तो हम अपनी डेली लाइफ में जिसे महसूस करते हैं वो क्या है? आखिर चीजों में वजन किस वजह से आता है? आखिर वो नीचे क्यों गिरती हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि कोई चीज नीचे गिर रही है क्योंकि वो एक कर्व स्पेस टाइम में मौजूद है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस टाइम में मौजूद है वो स्पेस टाइम को मोड़ देता है। जितना ऑब्जेक्ट का मास होता है कर्व उतना ही ज्यादा होता है। कर्व स्पेस टाइम में मौजूद ऑब्जेक्ट एक सीधी चाल की वजह गोल रास्ते पर चलते हैं, इसलिए वो टाइम के साथ पास आते जाते हैं। साथ ही ये चीजों को कैसे प्रभावित करते हैं इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का सरफेस कर्व है। अब मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त इक्वेटर की एक एक लाइन पर मौजूद हैं और आप दोनों एक ही दिशा में एक साथ नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दोनों एक दूसरे के उतने ही पास आते जाएंगे, बल्कि आप अपने हिसाब से सीधी ही लाइन में चल रहे हैं। और सबसे जरूरी, आप दोनों के बीच कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं कर रही है, पर फिर भी आप नॉर्थ पोल पर मिल जाएंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आते जाते हैं। इससे ये भी समझा जा सकता है कि हल्की और भारी चीजें दोनों ही एक साथ कैसे नीचे गिरती हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक ही कर्व स्पेस टाइम को फॉलो कर रही हैं। यानी स्पेस टाइम बताता है कि मैटर को किस तरह से मूव करना है और मैटर बताता है कि स्पेस टाइम को किस तरह से कर्व होना है। पर एक सवाल अभी भी रह जाता है कि दोनों दोस्त नॉर्थ पोल पर मिल सके, क्योंकि वो दोनों ही एक ही कर्व सरफेस पर एक ही रफ्तार से चल रहे थे। लेकिन धरती पर मौजूद चीजें तो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, तो फिर वो क्यों धरती पर गिरती हैं? इसका जवाब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर भी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो तब भी स्पेस टाइम में हर वक्त लाइट की स्पीड से मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें यह मोशन महसूस क्यों नहीं होता? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मोशन कोई भी हो हमेशा रिलेटिव होता है। जैसे आप कार में 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो आप रोड या आसपास के एरिया से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता लगा पा रहे हैं कि कार चल रही है। पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में मूव करते हुए सन का चक्कर लगा रही है, यहाँ पर यह मोशन सन के रिलेटिव है। सन मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पर यह मोशन मिल्की वे के सेंटर के रिलेटिव है। इसे समझने के लिए आप मान लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर दूर दूर तक, जहाँ तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक कुछ भी नहीं है। फिर आप कैसे पता करेंगे कि आप आगे चल रहे हैं या पीछे? देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि आप एक ही जगह पर रुके हुए हैं। किसी से रिलेट किए बगैर मोशन को समझा नहीं जा सकता। दूसरा रीजन है कि स्पेस टाइम खुद एक 4D स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 डायमेंशन स्पेस है और 4th डायमेंशन टाइम है। 3 डायमेंशनल स्पेस की हर चीज लगातार 4थे डायमेंशन टाइम में मूव कर रही है और हम अपने सेंस ऑर्गन से 3 डायमेंशन को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक 4 डायमेंशन की दुनिया कैसी होती है हमें यह नहीं पता, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में रहने वाला जीव है। 4था डायमेंशन कैसा होता है हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे ही जैसे 2 डायमेंशन वाले जीव को 3 डायमेंशन की दुनिया कैसी होती है ये वो नहीं समझ सकता। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 डायमेंशन वाले जीव को अगर किसी गोले पर छोड़ दिया जाए तो वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि एकदम सीधा चलने के बावजूद बार बार घूमकर वापस उसी जगह पर कैसे आ जाता है, क्योंकि गोले जैसे 3 डायमेंशन वाले आकार का उसे कुछ पता नहीं है।
वेल कितने डायमेंशंस होते हैं, इसे जानने के लिए आप इस वाली वीडियो को जरूर देखें। खैर आमतौर पर ग्रेविटी को समझने के लिए एक लचीले फ्रेम को तैयार किया जाता है, जिसे आपने जरूर देखा होगा, जिसमें उस फैब्रिक को स्पेस टाइम बताया जाता है जो किसी भारी चीज के रखने पर नीचे चला जाता है। पर ग्रेविटी को समझने का यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि फैब्रिक 2 डायमेंशनल है जबकि स्पेस टाइम 4 डायमेंशन का है। इसका सही तरीका कुछ इस तरह से होगा, जहां पर स्पेस ग्रिड लगातार ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की तरफ खींचती रहती है। यही खिंचाव स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के पास ले आता है और हमें ऐसा महसूस कराता है कि जैसे उनके बीच कोई ताकत काम कर रही है, जबकि ये स्पेस टाइम की वजह से पैदा होता है। अब अगर पृथ्वी की बात करें तो इसी खिंचाव की वजह से ही पृथ्वी की जमीन और एक्सेलरेटिंग स्पेसशिप के फ्लोर में एक जैसा ही महसूस होता है। पर ये सभी सिद्धांत बिग बैंग से ही शुरू होते हैं। बिग बैंग ने ऐसे कई ताकतों को बनाया है जिन्हें समझने के लिए हम इंसानों ने उनके अलग अलग समीकरण और नाम दिए हैं। पर असल में ये ताकतें हैं ही नहीं, पर हैं भी, क्योंकि इनकी वजह से ही बिग बैंग पॉसिबल हो पाया और जीवन संभव हो पाया। नेक्स्ट वीडियो में हम बिग बैंग से बने इन्फ्लेशन को समझेंगे, यानी कैसे एक छोटे से बिंदु से इतना बड़ा यूनिवर्स बना और इसी बिंदु से अनगिनत ऊर्जाएं निकली। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।